बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए आज से दिल्ली एम्स में भी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है और इसके तहत 525 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। सभी बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के और तीसरे ग्रुप में 2 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। पहली डोज के 28 दिन बाद ट्रायल में शामिल बच्चों को दूसरा डोज दिया जाएगा। 56 दिन के बाद सभी की 3 बार जांच होगी, तब ट्रायल का रिजल्ट देखा जाएगा और उसके बाद इस पर अगला फैसला लिया जाएगा। हम आपको दिल्ली एम्स में चल रहे बच्चों के ट्रायल पर प्रमुख डॉक्टर संजय राय का क्या कहना है वो सुनवाते हैं। कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। एडल्ट में ऑलरेडी प्रूवन है कि वैक्सीन सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास डेटा नहीं है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वह डेटा जनरेट करने का है कि बच्चों के लिए क्या वैक्सीन सेफ है तो क्या इफेक्टिव भी है, उसी को देखने के लिए ट्रायल्स हैं। फाइनल रिजल्ट वो बताता है कि रियली सेफ्टी है कि नहीं। उन बच्चों का हम मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे एडल्ट में करते रहे वैसे ही बच्चों में भी मॉनिटर करेंगे। इम्यूनोजेनिसिटी भी देखेंगे कि सेफ्टी ही नहीं, अगर सेफ भी है तो क्या बच्चों में देने से फायदा है कि नहीं, क्या एंटीबॉडीज लेवल बन रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर रिजल्ट आता है रिसर्च के बाद कि हाँ सेफ भी है और अगर इफेक्टिव भी है तो शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पर जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। देखिए पूरी 6 से 9 महीने का प्रक्रिया है लगेगा, क्योंकि फॉलो भी करना होता है, सेफ्टी भी देखना होता है, इम्यूनोजेनिसिटी भी देखना होता है। तो पहले जो है 12 साल से ऊपर, फिर 6 साल से ऊपर, फिर 2 साल से ऊपर के बच्चों का जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यह पूरी प्रक्रिया पुणे में पूरी होने में 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। अनलॉक और कोरोना के खतरों को लेकर देश के 2 बड़े डॉक्टर्स का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर नरेश त्रेहान के ये स्टेटमेंट्स। अगर हम देखें तो जब हमारे केसेस ज्यादा हुए तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लोग भी डर गए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज्यादा होने लगा, कई फंक्शंस कैंसिल हो गए। अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं ये सब चीजें खुल रही हैं, तो फिर से एक वायरस को मौका मिलता है फिर से फैलने के लिए और फिर केसेस बढ़ने लगते हैं और एक और वेव आने लगती है। तो इसको रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ नहीं इकट्ठा हो और हम अपना लॉकडाउन ग्रेजुअल करें, अनलॉकिंग ग्रेजुअली करें, तो तभी हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं या उसको या उसकी जो पीक है उसको कम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन सिर्फ 3 संगठन करने हमने। एक तो अपना लॉकडाउन कि हम केयरफुल रहेंगे और अपने मतलब कोई प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे और लोगों को भी उल्लंघन नहीं करने देंगे, उनको भी रिमाइंड करेंगे भैया सेफ्टी रखो तो हिंदुस्तान बच सकता है। और हम वैक्सीन जब नंबर आए तो लगवाएंगे जरूर, और अगर जो हो चुका है और अपने डॉक्टर की सुपरविजन में जरूर रहना है, क्योंकि ये नहीं पता कि कितनी कब कंप्लीट रिकवरी होगी, तो इसलिए उसकी कंसल्टेशन करते रहना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तरुण मित्तल, मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए एक के बाद एक अलग अलग तरह से फैसले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में सरकारें और प्रशासन आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में जो फैसला हुआ है कोविड ट्रीटमेंट को लेकर, उसमें से आइवरमेक्टिन दवा को हटाया गया है, डॉक्सीसाइक्लिन को हटाया गया है, रेमडेसिविर को लेकर फैसले हुए हैं। तो ये फैसले हुए हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। क्या इसे आप थोड़ा और बेहतर हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए क्या हो रहा था कि पेशेंट्स को अगर कोविड हो रहा था तो होर्डिंग ऑफ मेडिसिन, होर्डिंग ऑफ बेड्स, सारा कुछ हो रहा था, है ना। इसमें से जैसे रेमडेसिविर पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को ज़रूरत है जिनको ऑक्सीजन चल रही है, बट हमारे हिंदुस्तान में जैसे वीआईपी कल्चर है, तो जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा था उसको भी लग रही थी रेमडेसिविर, उस वजह से कुछ शॉर्टेजेस हो रही थी। ऐसे ही आइवरमेक्टिन जो है उसका ट्रीटमेंट में रोल बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। उसमें बेसिकली देखा गया है कि उसको अगर देते हैं या ना दें तो ट्रीटमेंट में चेंज नहीं होता, कि अगर पेशेंट को माइल्ड डिजीज ही रहेगी या माइल्ड से मॉडरेट से प्रिवेंशन करेगा आइवरमेक्टिन देने से। बट आइवरमेक्टिन का अभी भी रोल प्रोफाइलैक्सिस में अभी भी मानना चाहिए, और बहुत सारे पेपर्स हैं इस के लिए, कि जैसे कि मेरे को हुआ मेरे फैमिली में, तो मैं अपने फैमिली में जो उनको मेरे कांटेक्ट में आया या मेरे हॉस्पिटल में कोई कांटेक्ट में आया, उनको मैं आइवरमेक्टिन अगर दूं
तो चांसेस ऑफ प्रिवेंशन उन लोगों को होने का 66% 70% कम होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही रिसोर्सेज यूटिलाइज ऑप्टिमल होने चाहिए। इस वजह से ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। हमारी जो एलोपैथिक साइंस है वो इवॉल्विंग साइंस है vis-a-vis any other medicine, any branches. So if any new evidence comes, we have to change our protocol based on the new evidence.